A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस को रिवाइज कर रहे हैं थ्रू MCQ. सो ये इसका सेट नंबर 40 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है. आप क्विक रिप्लाइज के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ भी देखना, जैसे कि साइंस MCQ सीरीज़ या हिस्ट्री NCERT सीरीज़ या साइंस NCERT सीरीज़, तो उन सब के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. इस सेट का पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है. इस सेट में इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है फॉलोइंग आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड. इसमें न्यूट्रिशन के फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की जा रही है. आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स में से कौन कौन से जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, उसको आप सिलेक्ट करिए. तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, तो इसके ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 and 3 ओनली, और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, या 2 and 3 ओनली, सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या 1, 2 and 3. तो आपको ये बताना है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, जो पोषक तत्व होते हैं, उसमें से मेजर पोषक तत्व कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं या 1, 2, 3, या कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, या प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, इस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है. तो जब हम क्लास 6 NCERT का ये सवाल है, जब हमने क्लास 6 साइंस NCERT पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में ये सवाल का जवाब बताया था. मैंने आपको बताया था कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में. तो अगर आपने जिसने NCERT पढ़ी है या जिसने मेरी लेक्चर सीरीज अटेंड किया, उन सबको ये सवाल का जवाब मालूम है. तो इसका जवाब है 1 and 3 ओनली, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं इनको हम मेजर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही सिर्फ हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बाकी की अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी मसल्स को बनाने में काम आते हैं. अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हमें वो अलग तरीके का ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं. और वाइटामिन्स की बात करते हैं तो वो हमको डिजीज़ से प्रोटेक्शन वगैरह देते हैं. तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमको दे रहे हैं, जो हमको एनर्जी दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब हुआ, सबसे पहली बात हम एनर्जी से करते हैं, तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से हमको मिलती है मेजरली. ठीक है, तो इसका जवाब है A, NCERT का सवाल. अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ वर्चुअल इमेज, सिलेक्ट द राइट आंसर. वर्चुअल इमेज जो है किस तरीके से क्रिएट होती है, अगेन NCERT का सवाल है. जब हम क्लास 7 या 8 का सवाल है, ये 8 का है मोस्टली, जब हम मिरर्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, प्लेन मिरर्स के बारे में, तब हमने बात किया था कि किस तरीके से वर्चुअल इमेज बनती है, कब जो है रियल इमेज बनती है. तो उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, और फिर हमने रिपीट मोड में पढ़ा था क्लास 10 में, 9 में. तो अगर हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं, टेक अ स्फेरिकल मिरर टू रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इमेज ऑन द स्क्रीन. To mere reflection of an object into mirror, the mere reflection of an object in the mirror, when a plane mirror creates an image but that cannot be obtained on the screen. इसमें आपसे पूछा गया है how do you create a virtual image? Take a concave mirror to reflect an object and form an image on the screen. तो अगर आपकी बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो आपको याद होगा मैंने आपको बहुत बार रटवाया था, प्लेन इमेज की मिरर की जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है. मिरर की तरफ जो है वो इमेज बन रही होती है, वर्चुअल इमेज बन रही होती है. तो C जो है इसका करेक्ट आंसर है, प्लेन मिरर. राइट. तो जब प्लेन मिरर को हम पोजीशन करते हैं, जब हम अपनी खुद की जब आप शक्ल को देखते हैं सुबह सुबह जब आप तैयार हो रहे हैं, तो उस टाइम जब आप शक्ल देखते हैं तो आप अपनी वर्चुअल इमेज देख रहे होते हैं. वो इरेक्ट इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है. डिस्टेंस उसका सेम होता है जितना आपका डिस्टेंस है मिरर से, जितना दूर खड़े हुए, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है. ये हमने बात किया था. एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आंसर ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर करना है. इसमें पूछा गया द वाइड एंड द लार्ज पॉज ऑफ पोलर बियर्स आर अडेप्टेड जस्ट सो दैट दे कैन वॉक एंड रन इजीली ऑन द स्नो. बोल रहे हैं पोलर बियर के बारे में कि जो पोलर बियर के जो पैर होते हैं, बड़े बड़े लार्ज पॉज, वो इसलिए अडेप्टेशन होती है ताकि वो बर्फ के ऊपर भाग पाए. पोलर बियर अडेप्टेड जस्ट
जस्ट वर्ड भी इसमें लगा हुआ है, जस्ट सो दैट दे कैन वॉक एंड रन ईजिली, जस्ट ओनली, ये सारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जब भी ये वर्ड लगे होंगे मैंने आपको कहा कॉशियस हो जाइए। तो ये बोल रहे हैं कि जो पोलर बियर है उसका जो पैर है वो लार्ज होता है, वो इसलिए होता है, सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो अच्छे से भाग पाए और रन कर पाए बर्फ के ऊपर। ये उसकी अडेप्टेशन का पार्ट है, वो इसलिए बोला है। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। तो इसका जवाब जो है ये है फॉल्स, मतलब बी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप पोलर बियर के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 6 या 7 में बहुत डिटेल में मैंने लिया था। पोलर बियर की अगर आप अडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि ये दिया हुआ है तो पोलर बियर की अडेप्टेशन आपको पता रहनी चाहिए। तो उसकी अडेप्टेशन सिर्फ और सिर्फ बर्फ पर चलने के लिए नहीं होती है, उसकी अडेप्टेशन होती है ठंड से बचने के लिए, उसकी अडेप्टेशन होती है पानी में भी तैरने के लिए, क्योंकि वो पानी में तैर के मछलियाँ भी खाता है, तो वो पानी में तैरने के लिए भी उसको ज़रूरत पड़ती है उन पॉज की। तो उसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सिर्फ भागने और दौड़ने के लिए बर्फ़ पर उसके पॉज बड़े नहीं होते, उसके पॉज जो होते हैं बड़े स्विमिंग के लिए भी होते हैं। साथ में उसकी अडेप्टेशन इस तरीके से भी होती है जो सरफेस एरिया जो होता है उनको रिड्यूस करना होता है, तो इसलिए वो जो उनके जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे ताकि सरफेस एरिया उनका रिड्यूस रहे। जितना मास है उतना सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कम हो जाए, इसलिए भी उनके लार्ज पॉज, पूरा का पूरा एनिमल जो होता है वो लार्ज होता है, जो ये अडेप्टेशन होती है पोलर अडेप्टेशन। तो ये जो चैप्टर है हमने एनसीईआरटी में, जो अडेप्टेशंस भी हैं एनसीईआरटी में, मैंने बहुत डिटेल में वक्त लगा के आपको एक्सप्लेन किए थे। तो जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, काइंडली गो बैक एंड रीड दिस चैप्टर ऑल्सो एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आसान सवाल एनसीईआरटी से। डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? When food is broken down without the use of oxygen, the entire process of food breaking down. When food is broken with the use of oxygen, none of the above। मतलब बहुत ही आसान सवाल, आई थिंक इससे आसान सवाल आपको कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है? तो ये सबसे आसान सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रही है, एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है। तो ए आई इसका सही जवाब। इसमें मतलब आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन ऑन योर ओन। हम जानते हैं जब हम फूड को खाते हैं, ब्रीथ करते हैं, एयर कंसिस्टेड ऑफ ऑक्सीजन टू लिव, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जीन इज अ डीएनए सेक्शन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। जीन जो है डीएनए का वो सेक्शन है। इसमें से पहले सवाल में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसके जो ऑप्शन है, ओके ये मिसिंग है यहाँ पर, एक से ज़्यादा करेक्ट भी इसमें हो सकते हैं। ओके तो अब आप स्टेटमेंट पढ़िए। जीन्स जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं इज अ डीएनए सेक्शन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। जो जीन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वन प्रोटीन के बारे में। जीन इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग सेल प्रोटीन। उस सेल प्रोटीन को मेक करने का इंफॉर्मेशन रहता है। जीन कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ऑल द अबव। बताइए तो इसका जवाब जो है क्या होगा? इसमें से ए होगा, ए बी होगा, ए बी सी होगा या ऑल द अबव होगा? तो अब ध्यान से पढ़िए। जीन कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग, ये तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। जीन्स इज अ डीएनए सेक्शन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, एक एकदम सही है। थर्ड ये बी देख लीजिए, अगर बी भी सही है तो फिर ऑल द अबव हो जाएगा। जीन इज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग सेल प्रोटीन। क्या जीन के पास इंफॉर्मेशन रहती है सेल प्रोटीन को बनाना किस तरीके से है? ये अब आप देख लीजिए। तो इसका जवाब जो है ए एंड सी है। एक्सप्लेनेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग प्रोटीन इन ए सेल इज कॉल्ड सेल्युलर डीएनए। The DNA has different section, each of which provide information for different protein. Each such section is the gene of a particular protein. There are also particular hormones dedicated to different characteristics of, ये जो अलग अलग उसमें बात की जाती है। तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला जो सवाल है ये पूछा गया था 2015 के क्वेश्चन में, आपसे पेपर में पूछा गया था ये सवाल। इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च में कंसिडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड एट साउथ पोल। साउथ पोल जो है हमारे धरती का, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो जो साउथ पोल है वो जमा हुआ है, नॉर्थ पोल भी जमा हुआ है। तो साउथ पोल पर एक आइस क्यूब नाम का एक पार्टिकल डिटेक्टर रखा हुआ है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। अब मैंने आपको बोला कि ये इस तरीके के सवाल जो है हर साल पूछे जाते हैं।
ये आपसे डिमांड करते हैं कि जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है अलग अलग वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, वो किस बारे में हो रही है, इंडिया में किस बारे में हो रही है, वो आपसे जानने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप जो है, एग्जामिनर चाहते हैं कि आपको पता हो। तो आइस क्यूब जो डिटेक्टर रखा हुआ है वो क्या किस बारे में है, वो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर। ये बोल रहे हैं ये लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। एनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, मतलब 1 क्यूबिक किलोमीटर आइस का जो क्यूब है उतना बड़ा ये है। ये न्यूट्रिनो डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये जो है इट इज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर एंड इट इज़ बरीड डीप इन द आइस। डीप आइस में बरीड है, ये लार्ज टेलीस्कोप भी है और ये न्यूट्रिनो डिटेक्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट। सिर्फ एक फर्स्ट करेक्ट है, 2 3 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है या सब करेक्ट है। तो इसका जो जवाब है बताइए। इसका जवाब है ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑल द अबव। ये जो है क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, आइस क्यूब जो साउथ पोल पे रखा हुआ है। 1 किलोमीटर क्यूबिक इसका एरिया है। ये पावरफुल डिटेक्टर टेलीस्कोप है जो डार्क मैटर के बारे में स्टडी कर रहा है। तो डिटेक्टर नेम आइस क्यूब हैज़ बीन फाउंड एट द साउथ पोल विच records the interaction of neutrino and almost massless subatomic particle है neutrino, and this particle detector looks for neutrino from the fiercest astrophysical events। जो भी एस्ट्रोफिजिकल इवेंट्स हो रही हैं, गामा रेज का बस्ट हो रहा है, एक्सप्लोडिंग स्टार्स, इन सब में से वो डार्क मैटर को स्टडी कर रहा है और वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है। ये डीप बीनीथ है, आइस का मोर देन 2500 मीटर है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्लेस द डिटेक्टर्स प्रिसीजन। ये डार्क मैटर के बारे में स्टडी कर रहा है। तो ये सारी बातें इसके बारे में सत्य है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, दिस इज़ नॉट द रूल बट दिस इज़ द जनरल थिंग। रूल नहीं है ये। जब भी आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में सबने नहीं पढ़ा होता, बहुत कम लोग पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में, तो उसमें आप देखिएगा उसके जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं वो जनरली सब ठीक होते हैं, वो सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं जनरली, ठीक है। रूल नहीं है, जनरल टर्म्स में बात कर रही हूँ। सवाल नंबर 7 जो है यूपीएससी ने 2013 में पूछा था, ठीक है। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीड्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, जब सीड्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांटेड सीड्स की बात हो रही है, ट्रांसप्लांटेड सीड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, क्यों? जो नई सॉइल है दैट डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर grip the new soil too hard, most of the root hairs are lost during transplantation and leaves get damaged during transplantation। तो ये आपसे पूछ रहा है जब ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब एक जगह पे पौधे उगा दिए, उनको उठा के दूसरे जगह पे हम लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे पौधे नहीं लग पाते, उसका कारण पूछ रहा है आपसे। तो क्या कारण होता है? क्या उसकी पत्तियां डैमेज हो जाती हैं ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, इसलिए वो नहीं लग पाता? देखिए, जब हमने प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था ये उसके रूट्स होते हैं और रूट्स में छोटे छोटे हेयर होते हैं, है ना, ये पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर। इनको हमें लगाना होता है दूसरी जगह पे निकाल के, ये हमने देखा था। ये किसके काम आते हैं? ये वाटर और मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट तक पहुंचाते हैं। तो इसमें से बताइए क्या होगा? न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल, इसके कारण ये मर जाते हैं। क्या ये कारण होगा? नहीं भाई, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम सीडलिंग को, क्या हम ये ध्यान नहीं रखेंगे कि फेवरेबल मिनरल्स अवेलेबल हो सॉइल के अंदर? ये तो नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड, क्या नए जो रूट हेयर होते हैं वो सॉइल को बहुत हार्ड ग्रिप कर सकते हैं? वो इतने सॉफ्ट होते हैं, कैसे करेंगे इतना हार्ड ग्रिप? ये भी गलत है, ये भी गलत है। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, या तो पत्तियां लॉस्ट होंगी या तो रूट के हेयर लॉस्ट होंगे। अब पत्तियां लॉस्ट हो जाती हैं, अब हम पत्तियां तो थोड़ी स्टर्डी होती हैं, तो पत्तियां इतनी जल्दी लॉस्ट नहीं होती हैं। सबसे जो सॉफ्ट पार्ट है रूट हेयर, वो लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स नहीं लग पाते। तो यही इसका सही जवाब है सी, क्योंकि रूट हेयर एकदम सॉफ्ट होते हैं, एकदम छोटे छोटे टेंडर हेयर्स होते हैं, तो इसलिए वो लॉस्ट हो जाते हैं जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लगा रहे होते हैं। वो कारण है कि जो है जो प्लांट है वो नया वो लग नहीं पाता। तो इसलिए जब भी आपको ट्रांसप्लांट करना होता है किसी भी प्लांट को, तो यही ध्यान रखा जाता है, उसे बहुत ही आराम से डेलिकेट तरीके से उसको निकालना चाहिए और तब उसे ट्रांसप्लांट, टेक्निक है ये। मतलब किसी नौसिखिए बंदे ने अगर ट्रांसप्लांट करता है वो प्लांट्स को, तो वो उसको मार देगा। तो इसलिए जो है एक्सपर्ट्स द्वारा ये काम किया जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। इसमें पूछा गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस जो कि हाइड्रोजन से एनरिच हुई हुई है,
एज अ फ्यूल फॉर द बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब हाइड्रोजन रिच जो CNG है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज करना चाहिए बस में, क्यों ऐसा बोला जा रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल, ये हमें करनी है कंसिडर स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं मेन एडवांटेज जो है द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच CNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन से रिच कर देंगे उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन को हम जो है एलिमिनेट कर पाएंगे, एमिशन को। दूसरा है हाइड्रोजन रिच जो फ्यूल होगा रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज अ फ्यूल फॉर बसेस, 1/5 तक हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं। फोर्थ है HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG। ये 4 चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, सिर्फ एक करेक्ट है, 2-3 करेक्ट है, 4 है या फिर सब करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप स्टेटमेंट्स को पढ़िए, देखिए मेन एडवांटेज क्या है। जब भी हम हाइड्रोजन से एनरिच कर रहे हैं CNG को तो एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन जो है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशन भी कम हो जाता है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन का कितना 1/5 बाय वॉल्यूम जो है उसको हम मिक्स कर रहे हैं, ये आपको पता हो सकता है ना भी बताओ। हाइड्रोजन मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG। अब लेस एक्सपेंसिव होता नहीं होता ये आपको पता हो नहीं पता हो नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये दोनों पता है, 1 और 2 दोनों आना चाहिए। 1 और 2 किस में आ रहा है, दोनों में, 4 में ही आ रहा है, तो D इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सारा करेक्ट। तो हाइड्रोजन ब्लेंड करने से CNG में हाइड्रोजन की आइडियल कंसंट्रेशन 18% होती है, दैट मेक्स थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। तो HNG इज केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड ऑल्सो, हाइड्रोकार्बन एमिशन का भी सेव करती है और इससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब अगर ऐसे सवाल में आपको 1-2 स्टेटमेंट भी समझ में आ रही है तो भी आप करेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको सीधा छोड़ देंगे, कहेंगे भैया सारी स्टेटमेंट हमको कैसे समझ में आएंगी, नहीं आएंगी। तो आप कोशिश करा करें सवाल को सॉल्व करने का। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 9 UPSC ने 2013 में पूछा था। रेनबो जो बनता है, इंद्रधनुष, जब सनलाइट फॉल करती है ऑन रेन ड्रॉप्स तो वो किस कारण से बनता है, कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शन है या इंटरनल रिफ्रैक्शन है। ये सवाल को हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, नॉट एज दिस क्वेश्चन, अलग अलग घुमा घुमा के हम इस सवाल को बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। बताइए डिस्पर्जन होता है सिर्फ लाइट का, रिफ्रैक्शन होता है या इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो ये सारे के सारे तीनों फिनोमिना जो है हमें देखने को मिलते हैं, तीनों चीज़ें होती हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है, देखिए मैंने आपको कई बार बताया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आती है तो लाइट अगर डेंसर मीडियम है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, रेयरर मीडियम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, इसको हम कहते थे रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट जो है प्रिज्म में से पास करती है, जैसे इधर से पास करेगी तो वो प्रिज्म की तरह काम करेंगी बूंदें और लाइट जो है स्प्लिट हो जाएगी। और इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट ड्रॉप की बूंद के अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा लाइट का। तो ये सारी तीनों फिनोमेना जब मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, तीनों फिनोमेना जब मिलेंगे, तीनों फिनोमेना ही टेक प्लेस करता है, तब रेनबो बनता है। आखिरी सवाल जो है आपको इस सेट का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप UPSC ने 2014 में ये सवाल पूछा था। इसमें पूछा जा रहा है इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की में जो बायोमेट्रिक में हम यूज़ कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। देखो 2014 में पूछा था UPSC ने, 2014 की अगर आप बात करिए तब इतना ज़्यादा बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं था इंडिया में, उस टाइम की बात है। अब तो आप ये क्वेश्चन जो है झट से बता दोगे, लेकिन उस टाइम पे आप सोचिए जब 2014 में ये क्वेश्चन आया था तब ये इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, इतना कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा था, तब के लिए ये मुश्किल सवाल था, बट अब के लिए ये आसान सवाल है। तो आइरिस स्कैनिंग, रेटिना स्कैनिंग, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब हम यूज़ करते हैं बायोमेट्रिक में, ठीक है। तो इसका जवाब जो है D है, ओके। उस टाइम का इंपॉर्टेंट सवाल था, अब जो है अब तो इजी सवाल है। तो दीज वर द 10 क्वेश्चन सेट। अगेन इसमें आपने 10 सवालों को देखा। ये जो 10 सवाल थे ये आई होप आपको इससे बहुत सारी लर्निंग हुई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के सवाल पहले पूछे जा रहे थे एग्जाम में और किस लाइन्स पे आपको पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।